Now let me start the next topic of this chapter, current electricity. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपको चारों तरफ कहाँ कहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, रीज़न क्या है, वो सारे रीजंस डिस्कस हुए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जो कि कूलम होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ हमने आपके सामने डिस्कस की थी, वो हमारे लास्ट लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से। ये बड़ा ही इनिशियल और बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो आपने क्लास 8th से ही पढ़ा होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बेटा व्हाट इज़ कंडक्टर, तो आप एक रटी रटाई परिभाषा हमारे सामने रख देते हैं, लेकिन मैं आपसे बताती हूँ, जब मैं आपके बराबर थी और मुझसे अगर बिना पढ़ाए मुझसे कोई पूछता कि कंडक्टर क्या है, व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट आर कंडक्टर्स, तो मैं तो बहुत ही इजीली बता देती कि भाई साहब मैंने तो कंडक्टर का नाम बस में सुना है, जो बस वाला होता है उसी को कंडक्टर बोलते हैं, राइट। जाहिर सी बात है, जहाँ आपने जो शब्द सुना है आप वही बताएंगे। तो क्या मैं गलत थी? क्या कंडक्टर का मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं होता? कंडक्टर क्या है भाई? बस वाला कंडक्टर क्या करता है? एक जगह से हमको पिक करता है और दूसरी जगह हमको छोड़ देता है। बस वाला कंडक्टर हमें एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पहुंचा देता है, यही काम है कंडक्टर का। अब आप कहेंगे नो मैम, ये तो ड्राइवर करता है। नहीं, ड्राइवर नहीं करता, ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता है। ड्राइवर का सिर्फ एक काम है, कंडक्टर ने कहा गाड़ी रोक दो, कंडक्टर गाड़ी रोक देगा, कंडक्टर ने कहा गाड़ी चलाओ, वो गाड़ी चलाएगा, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम तो कंडक्टर ही करता है। तो अब बात है यहाँ पर कंडक्टर का क्या मतलब है भाई? यहाँ पर कंडक्टर का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से जुड़ा हुआ कंडक्टर। वो बस का कंडक्टर था, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। बस वाला कंडक्टर ट्रैवलर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देता था, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर्सन को पहुँचाने का काम करता है बस कंडक्टर, और यहाँ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की परमिशन दे दें, विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, आर कॉल्ड एज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? All those substances which allows electric current to pass through them are called as conductors. ये metals भी हो सकते हैं, ये non metals भी हो सकते हैं, ये alloys भी हो सकते हैं, right? तो conductors का सीधा सा परिभाषा है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज दे दे, अलाउ कर दे कि तुम भैया मेरे अंदर से गुजर जाओ, उन्हीं को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देते हैं और कुछ सब्सटेंसेस अलाउ नहीं करते? क्यों लोहे से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, प्लास्टिक से पास नहीं होती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऐसा क्या खास है, या ऐसा मेटल्स के पास क्या खास है जो वो बहुत अच्छा कंडक्टर कहलाता है, और नॉन मेटल्स के पास ऐसा क्या नहीं है जो वो बैड कंडक्टर कहलाता है या इंसुलेटर कहलाता है? इन सारी बातों की अब प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में रखते समय उनके एटॉमिक रेडियाई का बहुत ख्याल रखा गया है। मेटल्स का रेडियस जो होता है, साइज जो होता है, वो बड़ा होता है, और नॉन मेटल्स का साइज छोटा होता है, राइट। एटॉमिक रेडियाई नॉन मेटल का छोटा होने की वजह से नॉन मेटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है वो बहुत टाइट होती है, लेकिन मेटल्स में साइज बड़ा होने की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की पहुंच ढीली पड़ जाती है। मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड
इन केस ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन तक की पकड़ टाइट होती है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। तो दिस इज द कॉज कि मेटल्स के पास वो खास चीज क्या है, मेटल्स के पास वो खास चीज है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं और ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट कराने का काम करते हैं। नॉन मेटल्स के पास इस प्रकार के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, नहीं होते उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो एक बंदा खाली होता है फ्री, है ना, जैसे आप सपोज करिए आपके घर में 4 चाचा हैं, 3 चाचाओं की तो नौकरी लग गई है, वो नौकरी कर रहे हैं, और जो चौथा चाचा है वो खाली बैठा हुआ है, उसकी जॉब नहीं लगी, वो जॉब के सर्च में है। तो घर का सारा काम, घर गृहस्थी का, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, और आटा पिसवा, गेहूं पिसवा करके ले आइए, सब्जी ले आइए, गल्ला ले आइए, तो वो बेचारा जो फ्री पर्सन है वो पूरे जिले में टहलता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। और बाकी के 3 चाचा आपके जो कि नौकरी में बाउंड है, उनको तो फ्री नहीं कहा जाता, वो तो भाई अपनी जॉब से टाइटली बाउंड है, उनको कोई भी काम करने को नहीं कहता क्योंकि भाई ये फ्री नहीं है। तो जो फ्री लोग होते हैं बेटा, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि यहाँ से वहाँ तक टहलो। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास, हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो थ्रू आउट द मेटल या थ्रू आउट द कंडक्टर टहलते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, वाई नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको साफ शब्दों में बता देना है कि मेटल्स हैव लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are responsible to conduct electricity from one point to another, while non-metals do not have free electrons, they have tightly bound electrons, so there is no one to conduct electricity from one point to another. That is why insulators do not conduct electricity. This is all about your conductors and insulators. अब conductors के examples अब आप जैसे मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छा, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन का ही एलोट्रोप है, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड तो नहीं कंडक्ट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई स्कोप ही नहीं है ना। डायमंड का टेट्राहीड्रल शेप होता है, जिसकी वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैनेज कर पा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैनेज हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। ह्यूमन बॉडी की बात करिए आप, ह्यूमन बॉडी इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी की बात कर लेते हैं, चलिए वाटर। आप लोगों को लगता है कि पानी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। शुद्ध पानी H2O इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। H2O डिस्टिल्ड वाटर, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कंडक्शन के लिए। उसी डिस्टिल्ड वाटर में 1 टिंच ऑफ सॉल्ट मिला दीजिए, आप नमक मिला दीजिए, NaCl, झट से कंडक्शन करने लग जाएगा। मीन्स सलाइन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर है वुड, लेकिन उसी वुड को आप पानी से भिगो दीजिए, टैप वाटर से गीला कर दीजिए तो वो भी गुड कंडक्टर हो गया। हाँ, तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर सिर्फ सोच की बात है, आप कितना सोच पाते हैं। बस इतना सा सोचना है कि क्या ये बॉडी, क्या ये सब्सटेंस किसी भी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैनेज कर पा रहा है। अगर मैनेज कर पा रहा है तो गुड कंडक्टर, अगर मैनेज नहीं कर पा रहा है तो बैड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की बात कर लीजिए आप, सेमीकंडक्टर्स हमारे गुड कंडक्टर भी हैं, बैड कंडक्टर भी हैं। भाई ये आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर, क्या है ये कॉन्सेप्ट? भाई जैसे ही आप डोपिंग कर देंगे, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं, डोपिंग के बाद कंडक्शन करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है
ये बिल्कुल सही है कि दोज विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट आर कंडक्टर्स, बट वाई पर फोकस करिए। तो वाई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैनेज हो रहा है तो नॉन मेटल भी कंडक्टर है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैनेज नहीं हो रहा है तो आपका मेटल भी इंसुलेटर है भाई। तो what you have to focus for conductors and insulators is those substances which have free electrons to conduct electricity from one point to another are called as conductors, and those which do not have free electrons to conduct electricity from one point to another are insulators. This is all about insulators and conductors. Now let us start the very important topic of current electricity: potential difference and electric potential. सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज करिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी बेटा हम ऐसे प्लेस को अज्यूम करते हैं जहां का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। जहां का पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल क्या होता है भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इसे बोलते हैं। क्यू नॉट माने टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर आने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं भाई। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए इसको कोई काम ना करना पड़ता तो इसके पास पोटेंशियल ना होता। इसे काम क्यों करना पड़ रहा है? इसे काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसको फील्ड में आने पर रिपल्शन, लाइक चार्जेस की वजह से रिपल्शन मिलेगा। अब लाइक चार्जेस की वजह से अगर ये रिपल्शन पा रहा है तो फील्ड में घुसेगा कैसे, ये फील्ड में जाएगा कैसे? तो इस टेस्ट चार्ज को फील्ड में आने के लिए अगेंस्ट रिपल्शन वर्क करना पड़ता है। ये अगेंस्ट रिपल्शन जितना वर्क करता है, अगेंस्ट रिपल्शन जितना वर्क करता है उतने वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। So what is electric potential? The total amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to any point in electric field is called as electric potential at that point. Right? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक क्लासरूम में हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लासरूम में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं। आप दरवाजे से क्लासरूम में एंटर करते हैं तो हर सीट पर बैठने के लिए आपको वर्क अलग अलग करना पड़ता है। जैसे सबसे आगे की सीट पर बैठना है आपने बहुत थोड़ा सा वर्क किया, आप बैठ गए। आपको सबसे पीछे की सीट पे एकदम अंदर घुस करके बैठना है, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। माने आपकी ही क्लास में हर सीट पर, हर जगह पर बैठने के लिए, हर जगह पर पहुंचने के लिए, कहाँ से? दरवाजे से हर जगह पर पहुंचने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। हर जगह का वर्क, हर जगह पर पहुंचने के लिए आपकी मेहनत अलग अलग है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में ला करके समझना चाहें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप मान लीजिए दरवाजा है इन्फिनिटी, दरवाजे से क्लासरूम में आ रहा है बच्चा, मीन्स इन्फिनिटी से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर आने के लिए वर्क कुछ और करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से इस पॉइंट पर आने के लिए वर्क कुछ और करना पड़ रहा है। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर आने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है, मान लीजिए उसे हम पोटेंशियल VA बोल दें। V इज द सिंबल टू डिनोट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए पॉइंट B है, B पॉइंट पर आने के लिए किया गया वर्क अलग होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर आने के लिए पोटेंशियल VB कहलाता है। हर पॉइंट पर आने का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर रिपल्शन का अमाउंट अलग अलग होगा भाई, ठीक।
पोटेंशियल अगर अलग अलग है तो सपोज करिए कोई चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, इन्फिनिटी से ए पर नहीं आ रहा है, ए से बी पर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। तो इस काम में, इस प्रोसेस में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किया गया वर्क, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी ये बातें आपको बुकिश लग रही हैं, अभी मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इमेजिन करवाऊंगी, महसूस करवाऊंगी, ताकि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपको इसी लैंग्वेज में अपने एग्जाम में लिखना है। What is electric potential? The amount of work done in moving, in bringing unit positive of charge, unit positive test charge from infinity to any point in electric field is called as electric potential। और electric potential की यूनिट होती है, SI यूनिट होती है वोल्ट। SI यूनिट इनकी जो वोल्ट आपको मैं बता रही हूँ, इसकी SI यूनिट की जो वोल्ट होती है, ये एक बड़े ही महान साइंटिस्ट, उनका नाम है अलेक्जेंड्रे वोल्टा। अलेक्जेंड्रे वोल्टा के ऑनर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट हम वोल्ट मानते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। SI यूनिट का सिंबल भी V होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी SI यूनिट वोल्ट होती है और उसको भी V से ही डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं न्यूमेरिकली आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है total amount of work done upon amount of charges moved, means electric potential is W upon Q। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को PD भी बोलते हैं या V भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस या V बराबर भी W upon Q भी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि 1 का परिभाषा, 1 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है। क्वेश्चन है What is 1 volt electric potential? 1 volt electric potential POTENTIAL 1 volt electric potential क्या होता है? जब भी आपसे 1 की परिभाषा पूछी जाए, देखिए 1 की परिभाषा हमेशा उसी की बनती है जो साइंटिस्ट के नेम की यूनिट होती है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 डाइन, व्हाट इज 1 जूल, व्हाट इज 1 अर्ग, व्हाट इज 1 पास्कल। ये जितने भी 1 के आप परिभाषा सुन रहे हैं ये सब साइंटिस्ट के नेम की यूनिट्स हैं, है ना, इज इट? कभी आपसे नहीं कहा जाता व्हाट इज 1 सेंटीमीटर बता दीजिए ना, कभी नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1 वॉट, वॉट जेम्स वॉट के नाम पर है। व्हाट इज 1 न्यूटन, न्यूटन के नाम पर है। हाँ, व्हाट इज 1 पास्कल, पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। वैसे देखिए व्हाट इज 1 वोल्ट पूछ लिया, वोल्ट भी अलेक्जेंड्रे वोल्टे के नाम पर है, अलेक्जेंड्रे वोल्टा, ठीक है। तो 1 की परिभाषा का बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसी इनफाइनाइट परिभाषाएं आप खुद बना सकते हैं। आपका एग्जाम सपोज आपसे पूछता है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल फोर्स वाला देती हूँ। 9th में आपने पढ़ा है, आपसे पूछा गया डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्वेश्चन पेपर में पढ़ते ही आपको अपने दिमाग से पूछना है कि भैया ये न्यूटन किसकी यूनिट है। आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि न्यूटन तो फोर्स की यूनिट होती है। तो झट से अपने दिमाग से दूसरा प्रश्न पूछिए कि फोर्स की का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आपका दिमाग कहेगा भैया फोर्स का फॉर्मूला तो m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब झट से आप सोचिए कि F को अगर 1 न्यूटन बनाना है, तो अगर LHS को 1 न्यूटन बनाना है तो RHS को भी तो 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो RHS कब 1 होगा? जब मास को भी 1 kg कर दो और एक्सेलरेशन को 1 मीटर स्क्वायर कर दो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो। तो ऐसी परिस्थिति में F बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो ये हो गया 1 न्यूटन, है ना। यही कॉन्सेप्ट है। 1 की परिभाषा अगर आपको बनानी है तो LHS में अगर आप 1 चाहते हैं तो RHS को भी 1 कर दीजिए, और RHS को 1 करने का सबसे आसान तरीका है फॉर्मूले में बैठे हर फिजिकल क्वांटिटी को 1 कर दो। तो इसकी परिभाषा बन गई, यदि 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया जाता है तो फोर्स 1 न्यूटन का कहलाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बनाने वाले हैं। हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमने अपने दिमाग से पूछा कि 1 वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो दिमाग ने कहा भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जब से हमने पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दिमाग ने कहा भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q होता है। तो अब अगर V को 1 वोल्ट करना है तो RHS को भी 1 करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि यदि वर्क को 1 जूल कह दें और Q को 1 कूलम कह दें तो V बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो जाएगा, और 1 जूल अपॉन 1 कूलम से जो आंसर आएगा वो होगा 1 वोल्ट। या आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 1 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, तो ये हो गया 1 वोल्ट, राइट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसको परिभाषा में कैसे पिरोना है। इसको पिरोने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल क्या है, वर्क है, और 1 कूलम क्या है, चार्ज है। तो आप कह देंगे कि यदि 1 जूल का काम किया जाए 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड में लाने के लिए, पूरी परिभाषा में हमने सिर्फ 1 लगाया और कुछ नहीं किया है। When 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to any point in electric field, the electric potential is said to be 1 volt. आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो परिभाषा बताई थी उसमें ही हमने सिर्फ 1 लिख दिया है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा बनाई थी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ बता रही हूँ इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। उधर मैंने बताया था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम क्या करें, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज सेड टू बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, बल्कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर है तो फॉर्मूले में बैठे सभी लोगों को 1 करते हुए आप पूरे कॉन्सेप्ट को 1 से समझा दीजिए। मैं फाइनली ये परिभाषा आपको फिर से सुना रही हूँ। व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from infinity to any point in electric field, electric potential is said to be 1 volt. इसी तरीके से एक परिभाषा और पूछी जाती है कि भैया बताओ व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो इसमें भी आपको वही काम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी परिभाषा को 1 से एक्सप्लेन कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टहलाया था, राइट। तो अब चार्ज 1 कूलम कर दीजिए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टहलाने के लिए वर्क डन को 1 जूल कर दीजिए, बन गया आपका 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में फिर से आप क्या करेंगे, अपने दिमाग से पूछेंगे कि वोल्ट किसकी यूनिट है। वोल्ट कहेगा कि भैया ये तो पीडी की यूनिट है, क्योंकि पीडी पूछ रहा है तो पीडी की यूनिट है, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस। जब से आपने पूछा कि 1 वोल्ट पीडी की फॉर्मूला क्या होता है तो पता चला V बराबर W/Q
यदि 1 जूल का काम किया जाए 1 कूलम के चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, राइट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग कह सकते हैं या इन ब्रिंगिंग कह सकते हैं, ठीक। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to another point in electric field, the potential difference is said to be 1 volt. और 1 volt electric potential के लिए, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to any point in electric field, the electric potential is said to be 1 volt. Difference क्या है? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? परिभाषा लिखते समय आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको इन्फिनिटी से फील्ड में लाने के वर्क को एक्सप्लेन करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस के 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए वर्क को या वोल्ट को एक्सप्लेन करना है, राइट। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मींस if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field, the potential difference is said to be 1 volt. Is that clear to everyone? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बुकिश नॉलेज हो गई। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन है जो इसे मेंटेन करता है, ठीक। एक एनालॉजी से मैं आपको सिखाऊंगी। इस एनालॉजी के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को फॉलो करिए। थैंक यू क्लास।